नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए लाइव में हम आपके प्रतिनिधि से पूछेंगे हर वो सवाल जो जुड़ा है आपके सरोकार से, आपके हलके के विकास से। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपके प्रतिनिधि खुद बताएंगे कि हलके में कितना विकास हुआ है और कितना होने वाला है। जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं के लिए क्या क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है और कितने समय में विकास की परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। विधायक बनने के बाद किन मुद्दों को पूरा करने के लिए आपके प्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला। और आज हम सुधीर सिंगला जी से पूछेंगे कि विधायक बनने के बाद उन्होंने चुनाव से पहले किए कितने वादे पूरे किए, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। आइए जानते हैं गुरुग्राम विधानसभा के लोगों के क्या क्या अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार लोगों के बीच में बातचीत शुरू होती है। गुरुग्राम के मुद्दे क्या है? प्रमुख मुद्दे, मानसून में जलभराव एक बड़ा संकट है गुरुग्राम के लिए, क्योंकि हाईवे अंडरपास बंद कर दिया जाता है और वहां पर पानी जो है वो भर जाता है, जिसकी वजह से आम जनता की मुश्किलें बढ़ती हैं। सरकारी अस्पताल निर्माण का टेंडर 2019 में हुआ था, लेकिन अभी तक अस्पताल का निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर आम जनता जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और अपनी बातें उनके समक्ष रखने की कोशिश करते हैं। इन दिनों गुरुग्राम में भी बिजली की बड़ी समस्या जो है वो देखने को मिल रही है, जिसके दावे बहुत किए जा रहे हैं कि समस्या का समाधान जल्द होगा, लेकिन अभी तक वो साफ तस्वीर जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। अब ऐसे में बिजली सब स्टेशन की मांग हो रही है कि और भी बिजली सब स्टेशन को बढ़ाना चाहिए, उसकी संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। चलिए, तमाम वो मुद्दे हैं, लेकिन अब शुरुआत करते हैं, बातचीत का सिलसिला भी करते हैं शुरू। हमारे साथ इस वक्त विधायक सुधीर सिंगला जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधीर जी इंडिया न्यूज हरियाणा पर। नमस्कार जी, नमस्कार। और आपके सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत नमस्कार जी। विधायक जी, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपके क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि 2019 में जनादेश मिला, जनता ने आपको चुना, और जो उस वक्त आपका विजन था, जो उस वक्त आपका रोड मैप था, अभी तक कितना काम हो चुका है? उस विजन पर कितना विकास को लेकर आप काम कर चुके हैं और कितना बाकी है सर? भाई, हम जब बने थे उसके बाद जो है तुरंत कोरोना आ गया था जी। और कोरोना के अंदर लगभग 2 साल निकल गए और 2.5 साल हमारे को बने हुए हो गए। लेकिन उसके अंदर मैं कहूँ तो शीतला माता मंदिर हमारा बनना शुरू हो गया है मैंने, और एक पोली क्लिनिक बन गया है, हुड्डा सिटी सेंटर के साथ जो है फ्लाईओवर है, अंडरपास है, वो भी सब बन गए हैं। और बैडमिंटन कोर्ट भी बन गया है। वो हॉकी का एस्ट्रो ट्रैक जो है, मैंने कहा था तो उसके अंदर अभी मैंने विधानसभा में क्वेश्चन पूछा था, तो उसके अंदर जो है वो उन्होंने बताया था कि इस साल लग जाएगा। इस तरीके से इग्नू सेंटर जो है हमने बीएसडी कॉलेज के अंदर खोल दिया है। वो इस तरीके से हमने काफ़ी कुछ काम कर दिए हैं। बाकी जो है सेक्टर 10 का फ्लाईओवर है, और इसको ये जो इसको ये सेक्टर 10 के बाद जो है घोड़ा चौक जो है उसका जो है वो फ्लाईओवर है वो, और हमारा जो और जो बस स्टैंड को जाता है रास्ता वो जो है हमारा, वो भी हमारा लगभग इस महीने तक, नहीं तो अगले महीने हमारा शुरू हो जाएगा वहाँ। अब हमारा जो है 2 टारगेट रह गए हैं, एक तो हॉस्पिटल और एक बस स्टैंड। बस स्टैंड हॉस्पिटल जो है माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले महीने कहा था कि हॉस्पिटल के अंदर अगले साल तक हम ओपीडी चालू कर देंगे, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है। मुझे लगता है हॉस्पिटल का काम डिले जरूर हुआ है, लेकिन मैं मानता हूँ कि डिले हो गया है। वो उसके अंदर कुछ काम ऐसे थे कुछ कि हमने स्कूल की ज़मीन जो है उसके अंदर हॉस्पिटल बनाना शुरू करने से पहले स्कूल की ज़मीन लेने की कोशिश करी थी, और स्कूल की ज़मीन हमें मिल भी गई है वो, और बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं हम। 500 बेड से नहीं तो 400 बेड का तो ज़रूर बन जाएगा हमारा वो, और 1 साल के अंदर ओपीडी चालू हो जाएगी उसके अंदर।
बिल्कुल देखिए, और अस्पताल की समस्या भी जो है वो सामने आ रही थी कि 2019 में टेंडर पास हुआ, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। लेकिन आपने खुद ही इस बात की जानकारी दी कि आने वाले 1 साल में तमाम कार्य जो हैं वो खत्म होंगे, शुरू होंगे और जनता को एक अच्छा अस्पताल जो है उनको समर्पित किया जाएगा। लेकिन ऐसे में सुधीर जी, आजकल एक बड़ी समस्या जो है वो सबके सामने आ रही है, वो है बिजली कट की। बिजली मंत्री की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि समस्या जो है वो खत्म होगी, लेकिन गुरुग्राम में भी विशेष तौर पर यह समस्या देखने को मिल रही है। आखिर जनता को इस समस्या से निजात कब मिलेगा? देखिए, बिजली की जो है अब अचानक बिजली की शॉर्टेज हो गई और सारे देश के अंदर शॉर्टेज हो गई है। गर्मी जब से शुरू हुई है, जब से हो गई है। मैं तो अपने गुड़गांव के विधानसभा की बात करूं तो मेरी विधानसभा में ऐसा अभी तक कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं आया है कि जहां बिजली की शॉर्टेज हो। एक मेरे को अभी जो है थोड़ी देर पहले टेलीफोन आया था सुभाष नगर से कि भी वहां पे बिजली की लाइट नहीं है और कल शाम से है। मैंने उसी समय एसडीओ को कह दिया। एसडीओ ने कहा कि भाई बिजली की सप्लाई में थोड़ी सी शॉर्टेज हो रही है, लेकिन सुभाष नगर में नहीं है। तो मैंने उसको बंदे का फोन नंबर उसको दे दिया, एसडीओ साहब को भी, आप इसको घर पे बात करके पूछ लो कि भी क्या कमी है। वैसे जो है वो एक साउथ सिटी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वो, और साउथ सिटी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो बिल्डर के साथ की प्रॉब्लम, वो वैसे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ जो है विधानसभा के अंदर मोर और लेस जो है वो बिजली की सप्लाई 24 घंटे की सप्लाई हो रही है। नहीं, बिल्कुल देखिए, और जनता का विश्वास जो है आप पर बना हुआ है और सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो समस्या का समाधान है वो जल्द से जल्द हो। लेकिन सर, इसी से जुड़ा एक सवाल और है, ये कहा जा रहा है कि मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से बिजली कट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मिसमैनेजमेंट तो गुड़गांव के अंदर तो ऐसी नहीं है, मैं बताऊं। मिसमैनेजमेंट जो है वो तो नहीं है, काफी अच्छे ऑफिसर्स मेरे यहाँ लगे हुए हैं। और बिजली मंत्री जी, मेरा तो गुड़गांव ऐसा है कि जो है वो हर मंत्री आता है उसके अंदर, गुड़गांव के अंदर वो फिर भी काफी ठीक है गुड़गांव, मैं समझता हूँ, और उनकी बनस्पत। नहीं, बिल्कुल, और जिस तरीके से आप आश्वस्त कर रहे हैं, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं इसका समाधान जो है वो जल्द से जल्द हो। लेकिन खैर सुधीर जी, आगे बढ़ते और एक सवाल, ये जो अंडरपास की समस्या जो है वो सामने आ रही है। अंडरपास में पानी जो है वो मानसून के समय में भरता हुआ दिखाई देता है, और अगर हम 1 साल पहले जाएँ तो आपके यहाँ भी जो पार्किंग है वहाँ पर भी पानी जो है वो भर चुका था, जिसकी वजह से आपके सामने भी परेशानी सामने आई थी। तो क्या लगता है सर, ये जो तमाम समस्याएं हैं खासतौर पर पानी जलभराव को लेकर, ये कब खत्म होगी सर? देखिए, अगर बारिश जो है वो ज्यादा हो जाती है जी तो उस समय समस्या जरूर आती है जी वो, और बारिशों के अंदर थोड़ी बहुत जलभराव हो जाता है, लेकिन आधा घंटे में 2 घंटे में निकल जाता है पानी जी वो। और मैं पिछली बार भी बारिशों के अंदर निकल गया था सड़कों पे, और मैंने वो माता शीतला मंदिर है उस चौक को देखा था, उस और बस स्टैंड को देखा था, उसमें पानी भर गया था। मैंने पानी निकलवा दिया, आधे घंटे के अंदर पानी निकल गया। उनकी लाइन वगैरह बंद थी, वो ऑफिसर मैंने सारे उतार दिए थे पानी के अंदर ही। और मैं जो है पूरा राउंड द क्लॉक घूमता भी हूँ वो। और मैं बताऊँ कि बारिशों से पहले मैंने इंस्पेक्शन भी करी थी, ऑफिसर्स को लेकर मैं गया था, सारे अंडरपास को चेक किया था, उसके अंदर अंडरपास ठीक थे और उन्होंने सारा सिस्टम हमारा ठीक कर लिया था। वो अपने से जो है थोड़ा सा पानी शीतला माता मंदिर के पास और बस स्टैंड भरा था, वो मैंने निकलवाया है। और बात यह है ना जी कि थोड़ा सा लोगों को भी जो है थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। पानी जब बरसता है वो घंटे 2 घंटे के लिए अगर पानी भर जाता है फिर वो निकलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ना निकले तो प्रॉब्लम होती है, और ना निकलने वाली बात नहीं रही। बिल्कुल। और सर देखिए, एक वक्त था जब हम खुद देखे हैं, हमने खुद देखा है और हम खुद उस समस्या से जूझते आए हैं, खासतौर पर ट्रैफिक की समस्या से। हालांकि अब तो स्थिति जो है वो बेहद सही होती हुई दिखाई दे रही है। पहले के अपेक्षा अगर हम बात करें अभी, तो तमाम समस्याओं का समाधान खासतौर पर ट्रैफिक के लिहाज से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सर, अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अंडरपास नहीं बने हैं, वहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रैफिक की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। सर, वो तमाम समस्याएं कब खत्म हो पाएंगी ट्रैफिक को लेकर? मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक की समस्या अब नहीं रही है, लेकिन थोड़ी बहुत एनक्रोचमेंट की समस्या है जी। जो रेहड़ी वाले हैं वो रेहड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं और उसके पास जो है वो गाड़ी वाला खड़ी कर देता गाड़ी अपनी सामान लेने के लिए जी। तो रोड जो है वो थोड़ी सी रह जाती है, वो उसके अंदर काम करना बकाया रह गया है और इस साल जो है इसी पर ही काम करूंगा।
ठीक है सर। अब अगर आगे बढ़ें सर, तो जब भी हम बात करते हैं गुरुग्राम की, तो सबके सामने एक इमेज बनती है, वो बनती है साइबर हब की। साइबर हब को लेकर सर क्या काम होने वाले हैं अब गुरुग्राम में? क्योंकि खास तौर पर अगर हम देखें तो साइबर हब, साइबर सिटी के तौर पर गुरुग्राम को देखा गया है, माना गया है। उसके लिए तो मैंने बताया ना जी कि जो हमारे लिए जो सबसे जरूरी है, उसके लिए हॉस्पिटल बन रहा है। वो एक बस स्टैंड जो है, बस स्टैंड को मैंने 2 डिवाइड कर दिए हैं। बस स्टैंड जो है एक इंटरसिटी बस स्टैंड और एक इंटर डिस्ट्रिक्ट बस स्टैंड, वो बनता है वो। और मेरा ख्याल जहाँ तक है, कोई अगर गांव में जमीन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो राजीव चौक पे ही बनने जा रहा है वो। और इस तरीके से जो है थोड़े से फ्लाईओवर और अंडरपास जो हैं, जो मेरे इनकम्प्लीट हैं, वो बन जाएंगे। तो मेरा ख्याल जो है गुड़गांव की लुक जो है वो भी अच्छी हो जाएगी और काफ़ी अच्छा जो है वो गुड़गांव हो जाएगा। और एक बार जो है मैं जो है वो 3 कलर की लाइटें जो हैं वो और लगवा रहा हूँ। मैंने कमिश्नर साहब से बात करी है, 3 कलर की लाइट ताकि तिरंगे के रूप में दिखाई दे पोलों पर, वो उस तरीके की लाइटें मैं लगवा रहा हूँ। ठीक है सर। और ऐसे में आप खुद ही आश्वस्त कर रहे हैं कि जो तमाम थोड़ी बहुत जो समस्याएं सामने आ रही हैं, चाहे वो बिजली कट की बात करें, चाहे वो पानी निकासी को लेकर करें, चाहे वो साइबर सिटी को लेकर करें, वो तमाम समस्याओं का समाधान जो है वो एक एक करके होता रहेगा। लेकिन फिलहाल सर, हमने देखा किस तरीके से कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे थे। फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में कड़ी मशक्कत भी आपको करनी पड़ी होगी। आप लगातार अलग अलग जगहों जहाँ पर निरीक्षण भी कर रहे होंगे। लेकिन हम एक बार फिर से देख रहे हैं सर, केसेस बढ़ रहे हैं और एक तरफ अस्पताल भी नहीं है, कुछ जगहों पर हैं तो वहां पर जो अरेंजमेंट है वो लगातार हो रहे हैं। क्या उम्मीद है सर, अब आने वाले वक्त में क्या तैयारियां और होनी बाकी हैं, खासतौर पर कोरोना को लेकर, क्योंकि गुरुग्राम में केसेस रोज बढ़ रहे हैं सर? हाँ, गुड़गांव में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली के नज़दीक है और सारे हिंदुस्तान का क्या विदेशों के अंदर भी गुड़गांव देखते हैं। और गुड़गांव की अपनी ही चमक है वो, इस लिहाज से थोड़े से गुड़गांव के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं वो। लेकिन उसके अंदर मोर्टेलिटी ना के बराबर ही है वो, और मोर्टेलिटी नहीं होती है तो पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में भी नहीं जाता है और अपने घर पे ही आराम करके 4-5 दिन के अंदर, 6 दिन में, 7 दिन में ठीक हो रहा है। ऐसी हमारी कामना है और लोगों से ये अपील करूंगा कि अपने मास्क तो लगा के रखें और थोड़ा सा डिस्टेंस से बचें वो। और मेरा ख्याल चौथी वेव कुछ नहीं है, अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन आ जाएगी। तो हॉस्पिटल नहीं है तो हमारे पास पर्याप्त जो है साधन इस तरीके से सरकार ने किए हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से तमाम तस्वीरें भी सामने आती हैं, तमाम जो लोग हैं वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार की तरफ जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, आखिर उसको कितना फॉलो करें। लेकिन सर, मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोगों से ये अपील करें, क्योंकि आप लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और हम देखते भी हैं कि सख्ती के बावजूद भी थोड़ी बहुत लापरवाही जो है वो आम जनता के बीच में देखने को मिलती है, खासतौर पर मास्क को लेकर। मैं तो यही लोगों से अपील करूंगा कि भी ज़्यादा से ज़्यादा हर आदमी अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखे। मास्क बहुत जरूरी है कोविड से बचने के लिए। और भीड़ के अंदर जरूरी हो तो भीड़ में की तरफ जाए, नहीं तो भीड़ के अंदर ना जाए। ठीक है सर। लेकिन ऐसे में जब हम बात करते हैं खास तौर पर सुविधाओं को लेकर, जब हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ को लेकर, जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो बात और जिक्र होता है सर मेट्रो का। अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं गुरुग्राम में, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर निर्माण कार्य तो शुरू हुए लेकिन काफी धीमी गति से वहां पर कार्य हो रहे हैं। मेट्रो की सुविधा अभी सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। देखिए, मेट्रो का काम हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने जितना करना था वो कर दिया। अभी सेंट्रल के पास फाइल गई हुई है वो, और सेंट्रल के पास जाने के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने के बाद जो है फाइल जो है जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके पास जरा फंस गई है वो, और महीने 2 महीने में वो भी निकल आएगी। डीपीआर भी तैयार कर दी है हमने वो, और उसके साथ मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक शायद फाउंडेशन किसी न किसी पिलर का ऐसा रखा भी जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसे में सर, अगर हम आगे बढ़ें तो बात करते हैं खास तौर पर वो मुद्दे जिसको लेकर तमाम युवा भी जो हैं वो लोगों से बात करते हैं और ख़ास तौर पर तमाम जनप्रतिनिधि, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करते रहते हैं कि आखिर रोजगार को लेकर अब सरकार की क्या प्लानिंग है। आपकी तरफ से सर क्या प्लानिंग होनी चाहिए खास तौर पर रोजगार को लेकर? देखिए भाई, मेरे पास जो है वो कोविड के बाद थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया था
जी। लेकिन मैं बताऊं, अपनी अपनी स्थिति बताऊं, मैं आज भी ऑफिस में बैठा था 10 से 1 बजे तक, मेरे पास एक भी आदमी ऐसा नहीं आया जिसने रोजगार की बात करी हो। जी। मैं कल भी बैठूंगा ऑफिस के अंदर वो, लेकिन मैं बताऊं रोजगार की बात आज से 3 महीने 4 महीने पहले तक मेरे पास आया करते थे। जी। लेकिन और ऑफिस के अंदर जब मैं बैठता था तो 10 से 2 बजे तक लगभग 700-800 आदमी आया करता था। उसमें मुश्किल से मुझे 5 या 7 आदमी मिलते थे जो रोजगार चाहते थे। मैं रोजगार उनको कंपनियों में लगवा दिया करता था। लेकिन वो कंपनियों में ये कह के कि नहीं जी हमारे को जो है वो कॉर्पोरेशन में लगवा दो। तो इस तरीके की बात वो करते थे कि जी हमें तो गवर्नमेंट जॉब दिला दो, बस हम कंपनियों में काम नहीं करेंगे। तो जॉब तो हमारे पास अवेलेबल है, भरपूर है वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब वो आदमी की मानसिकता ऐसी हो जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी जो है 99% हमारे यहाँ जॉब सारी ठीक है। बिल्कुल। और देखिए सर, अगर हम बात करें खास तौर पर जॉब को लेकर, बात करें अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, तो ये भी कई बार जिक्र किया गया कि गुरुग्राम में विशेष तौर पर सरकार ने इस ओर जोर दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आपका विजन जो है आप क्लियर कर दें, खास तौर पर कि आने वाले वक्त में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर और कौन कौन से काम जो है वो होने चाहिए या फिर होने वाले हैं। सुधीर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सर, मेरा सवाल यह है कि आखिर महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए, महिला के सशक्तिकरण के लिए आने वाले वक्त में सरकार क्या काम कर सकती है? अब आपकी आवाज आ रही है। जी जी सर, मेरा सवाल यह है कि आने वाले वक्त में महिलाओं के लिए, महिला की सिक्योरिटी के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए अब आपका विजन क्या होने वाला है सर? भाई साहब, महिला शक्तिकरण के लिए जी हमने महिला थाने खोल दिए जी, और महिला थाने भी प्रॉम्प्ट जो है वो खोल दिए और काफी संख्या में खोल दिए। और हमने सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए। जी। बाजार में तो नहीं लगे लेकिन सारे रोडों पे काफी हद तक लग गए हैं और ऐसी जगह पे लग गए हैं जहाँ पे जरूरी है वो। तो इस तरीके से हम जो है थोड़ा सा काम हमने किया है। वैसे देखिए भाई साहब, 2.5 साल हमें बने हुए हो गए और 2 साल हमारे कोरोना ने निकाल दिए। 6 महीने के अंदर इतना ही काम कर पाए हैं। और लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए और जितने भी काम करने पड़ेंगे करेंगे। हमारे को तो जो है वो माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा, वो बना दिए पोर्टल के इसके लड़कियों की शादी भी के अंदर भी जो है वो 75-77 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। वो किस्म का काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कर दिया। हाँ बिल्कुल नहीं, और तो देखिए लगातार काम हो भी रहा है। और जब हम गुरुग्राम के लिहाज से बात करते भी हैं तो तमाम महिलाएं भी वहाँ पर काफ़ी खुश हैं कि आखिर वहाँ पर रोजगार के को देखते हुए भी लगातार सरकार काम कर रही है, सिक्योरिटी को भी लेकर लगातार काम कर रही है। लेकिन सर, अगर हम समय की बहुत कमी है और आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन भी मैं चाहूँगा कि आपसे पूछूँ। फिलहाल अगर आप देखें तो कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हुआ है, क्या लगता है सर कांग्रेस की स्थिति में क्या सुधार होने की संभावना है? कांग्रेस की स्थिति तो वैसी ही है जैसी रहेगी और उससे भी कमजोर हो गई है। अब हमारे 5 प्रदेशों के अंदर चुनाव हुए थे, 4 में हम जीत गए, 1 में आप पार्टी जीत गई। तो थोड़ा बहुत जो है वो आप जो है वो देख रही है कि कांग्रेस के वोटर मुझे मिल जाएंगे, कांग्रेस के वोटर आप में भी नहीं मिलेंगे। वो आप भी जो है वो ऐसी रह जाएगी। वो देखिए, अगर शक्ल बदल देते हैं, शक्ल जो है लगभग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी बन गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पहले फ्रंट फुट पे खेलते थे, अब वो पर्दे के पीछे हो गए हैं वो। और उन्होंने तो आया राम गया राम की पद्धति अपनाई थी जो अध्यक्ष बने हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चेहरे जरूर बदल गए हैं, कांग्रेस की जो है वो वही स्थिति रहेगी जो पिछली बार रही थी। और अभी तो 10 साल हमारे को बीजेपी को शासन में करते हुए हो जाएंगे और आपके से अभी भी 10 साल के लिए दोबारा से हरियाणा के अंदर आएंगे। बिल्कुल सर। और अंत में सर एक सवाल आपसे कि आप एज अधिवक्ता के तौर पर भी आपने अपने आप को निखारने की कोशिश की है और उसके बाद आप पॉलिटिक्स में भी सक्रिय हुए, कैसा रहा सफर? और अंत में जाते जाते सर आम जनता को संदेश आप क्या देना चाहते हैं? देखिए, बात यह है कि जी मैंने तो सेवा ही करी है। पॉलिटिक्स में आ गया तो मैंने वैसी सेवा करी है। वैसी मैं जब वकालत करता था, जब भी मेरे तो सारी वकालत का क्लाइंटेज जो है
वो मिल गया। हमारे यहाँ की गुड़गांव की बार जो है वो सबसे बड़ी बार थी, वो मिल गई। हमारी बिरादरी के वोट मिल गए, मुझे सब कुछ सिंपैथी जो है वो मुझे मिल गया। वो तो मैं तो समझता हूँ कि सेवा करनी चाहिए और ये अच्छा फील्ड है लोगों की सेवा करने के लिए। एक ये माध्यम बनता है कि कुछ ना कुछ इसके माध्यम से कुछ सेवा कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा और पुण्य का काम। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपना वो कीमती वक्त हमें दिया और आपने हमसे बात की। तो सुना आपने, हमारे साथ गुरुग्राम के विधायक सुधीर जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि आखिर जो उनका विजन था, आखिर उसको लेकर उन्होंने कितना काम किया और आने वाले वक्त में उनकी प्लानिंग क्या है। आपका एमएलए लाइव में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर किसी और विधानसभा के विधायक से करेंगे चर्चा और पूछेंगे कि उन्होंने चुनाव से पहले किए कितने वादे पूरे किए, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा।